हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, आप सबका खैर मकदम इस्तकबाल वेलकम। एक और बेहद ख़ास, बेहद इम्पोर्टेंट सेशन आज आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, अभी आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी ना केवल आंसर की होगी ये, बल्कि इसके अंदर हम जो है टॉपिक वाइज पेपर विश्लेषण करेंगे। यानी कि आपके आरपीएससी के सिलेबस में जो उर्दू का सिलेबस है सब्जेक्ट का, सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास में फर्स्ट ग्रेड का उर्दू का सिलेबस जो है वो आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक वाइज अपन इस पेपर का विश्लेषण करेंगे, इसके आंसर की देखेंगे और इससे हमें ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं। ये भी हमें बिल्कुल बारीकी से अंदाज़ा लगाएंगे अपन। बहुत मेहनत करी है मैंने इसके लिए, आपके लिए। और दोस्तों, इसमें फिर से आप सब लोगों के लिए ये जो हमारी जो पेपर हुआ था आरपीसी का, इस पेपर में भी आरपीसी का इस पेपर के अकॉर्डिंग मंजिल एकेडमी ने जो टेस्ट सीरीज जारी करी थी वो कितना कारगर साबित हुई थी, और जो अपना कंटेंट था, जो कोर्स था, वो कितना कारगर साबित हुआ था, इस पर भी अपन बात करेंगे। और ये वीडियो लेक्चर दोस्तों ना केवल विश्लेषण है, बल्कि आपके जो आने वाला पेपर है 2026 में फर्स्ट ग्रेड का, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों, जो पिछला पेपर होता है वो स्टूडेंट्स के माइंड में रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बेस पे अपन आने वाले पेपर सेटर का जो माइंड सेट है उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और अपन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इस लेवल का अगर पेपर ये रहा है तो अगला पेपर जो है किस लेवल तक जा सकता है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दोस्तों, आरपीसी ने जो 2025 में लिया था, इतना तगड़ा पेपर लिया था वास्तव में। जिन बंदों ने कंटेंट को समझने का प्रयास किया, पूरा लेंथी समझा था, उसी बंदे ने ये पेपर जो है बहुत बेहतर दिया था। बाकी जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो आरपीसी का पुराना पैटर्न था, जो 2022-23 का पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें तो सिर्फ ज़्यादातर सवाल कोई शायर की डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, डेट ऑफ इंतकाल पूछ ली, कोई उसके पैदा होने की लोकेशन पूछ ली, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ उसका इंतकाल हुआ, बस इसके इर्द गिर्द ही। और या कोई आपके सीधा शेर उठा लिया उसकी और सीधा पूछ लिया कि भाई ये शेर किसका है। तो ज़्यादातर ये बेसिक थ्योरी आरपीसी ने अभी तक अपना रखी थी। लेकिन जब 2025 वाला पेपर हुआ था, इस पेपर में एक नया ट्रेंड जो है आरपीसी लेकर आई थी, और वो ट्रेंड ये लेकर आई थी कि जैसे अगर आपको वली दक्किनी की 10 गज़लें तैयार करनी है, या आपको आपके कोई ज़ौक़ का कोई कसीदा हो, अनीस का कोई मरसिया हो, आपको यहाँ पर सीधा शेर नहीं दिया गया, उस शेर में कोई एक वर्ड दे दिया और उसका मीनिंग या मफहूम ज़्यादा पूछा है आपको। कहने का मतलब, इस बार आरपीसी का जो पेपर सेटर था वो ये आपको उसने ये जानने का प्रयास किया है कि भाई इस बच्चे ने, इस विद्यार्थी ने जो कंपटीशन में बैठ रहा है, उसने इस शायर की पूरी गज़ल का मफहूम समझा कि नहीं समझा, या सिर्फ जैसे शेर के आखिरी दो की पकड़ ली, ये शेर से पहचान लेगा कि भाई ये शेर उसका है। तो इस ट्रेंड से आगे का उसने एग्जाम लिया था। तो वास्तव में बहुत बेहतर पेपर लिया था इस बार आरपीसी ने फर्स्ट ग्रेड का। तो ये इसीलिए बोल रहा हूँ, ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगा आपके लिए। तो और मेरी आपसे विशेष गुजारिश, अगर आपको भी वास्तव में मंजिल एकेडमी के कंटेंट पे, सिलेक्शन टेस्ट सीरीज पे आपको पूरा यकीन है, तो आज ही आप मंजिल एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उसमें अलग अलग कोर्सेज बने हुए हैं, और टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी नई लॉन्च करेंगे। फर्स्ट ग्रेड के भी लॉन्च करेंगे, सेकंड ग्रेड के भी लॉन्च करेंगे, और थर्ड ग्रेड के भी लॉन्च करेंगे। ओके, अगर आपको इससे संबंधित कोई क्यूरीज है, आपका कोई सवाल है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नाम और मैसेज भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी जिम्मेदारी से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी जो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी वाला जो सिलेबस है आपके, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाले, इस जो आपके सबक दिए हुए हैं, इन सबक के अंदर कौन कौन से और कितने सवाल पूछे गए हैं। हमारे पास में इन किताबों को देखें तो पहला सबक आता है आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा है यहूदी की लड़की। इस टॉपिक से दोस्तों दो सवाल आरपीसी ने इस बार पूछे थे। पहला सवाल था कि आगा हशर काश्मीरी ने अपने ड्रामे यहूदी की लड़की में किसकी कश्मकश दिखाई है, तो रोमन सल्तनत और यहूदी कौम इसका आंसर था। और दूसरा सवाल था ड्रामा यहूदी की लड़की के तीसरे एक्ट का तीसरा सीन कहाँ पर वकू हुआ था, तो ये दरबार का जो है लोकेशन थी। तीसरा सीन कहाँ, तीसरे एक्ट का तीसरा सीन कहाँ पर था, दरबार में जो है पेश किया गया था।
तो इन दोनों सवाल के बेस पर हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी, क्योंकि कंटेंट दोस्तों ये सारे जो सबक हैं इसका मैं कंटेंट से आपको रूबरू करवाना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि ये तो सीधा हूबहू आपके जो हमने आपको कोई भी एग्जामिनर था जिसने भी पढ़ाया है, सभी लोगों ने मेहनत की अपने लेवल पे, तो बुक वाले चैप्टर जो है उनको क्या कंपेरिजन कराएं कि भाई ये हमारा सवाल इस कंटेंट से आया, इस कंटेंट से आया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई है मैं उसको ज़रूर आपसे रूबरू करवाऊंगा। तो हमारा ये जो पहला सवाल था, हमने जो टेस्ट पेपर फर्स्ट लिया था उसका 15वां सवाल था। आप देखें इसको, आप अगर देखें तो हमारा ये सबक देखिएगा, ड्रामा यहूदी की लड़की का जो सबक है उसमें एक ऑप्शन था रोमनों की यहूदियों पर मजालिम की दास्तान है। रोमन और यहूदियों के बीच में कशमकश इसमें बताई गई है। ओके, चलिए फिर बाद में बात करते हैं दोस्तों। फोटोग्राफर हमारा एक सबक था कुरतुल एन हैदर का। इससे भी आरपीसी ने इस बार दो सवाल पूछे थे। एक तो सीधा पैराग्राफ दिया था कि भाई ये कमरा मैं लूंगा, इस तरीके से आगे पूरा वो फेंक दिया तक, ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ था और ये पूछा गया था कि भाई ये पैराग्राफ किस सबक में से दिया गया है, तो ये फोटोग्राफर सबक था। कुरतुल एन हैदर के अफसानवी मजमू के सिलसिले में दुरुस्त जुमरा है, तो इसमें सितारों से आगे 1947 ये इसका राइट आंसर था। और इसको भी अपन ने अपना जो टेस्ट पेपर फर्स्ट है उसका 29 नंबर सवाल है वो बिल्कुल हूबहू दिया। आप देखें इसको, हमने इसमें इस तरीके से सवाल दिया था कि भाई कुरतुल एन हैदर का पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर सितारों से आ गया था, ऑप्शन ये। ओके, चलिए तीसरा अपने सबक आता है लम्हे। बलवंत सिंह साहब का ये सबक है आपके, और इसके अंदर आरपीसी ने दो सवाल इस बार पूछे थे। उमाकांत की अफसाने का किरदार है लम्हे, और दूसरा सवाल था कि भाई एक डॉक्टर हैं रुचिराम, ये बात किसने किससे कही थी, तो ये उमाकांत ने हसीन औरत से कही थी दोस्तों। तो ये तो बिल्कुल हमारा टेस्ट पेपर जो है फर्स्ट है 61 नंबर सवाल है उसका डिट्टो सवाल था, और ये बिल्कुल पैराग्राफ से संबंध लिया गया सवाल है। ये सवाल जो है इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, हालांकि ये सवाल पिछली बार भी पूछा था आरपीसी ने, जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था ना 2022 वाला, उसमें भी इस सवाल को पूछा गया था। अगला सबक आता है हमारे बजूका, जो कि सुरेंद्र प्रकाश साहब का एक सबक है। और इस सबक से दोस्तों आपके आरपीसी ने तीन सवाल लिए हैं। इसमें से तीन सवाल कौन कौन से? पहला तो सवाल था कि कहानी बजूका में सरपंच ने हूरी की फसल का कितना हिस्सा बजूका को देने का फैसला किया, तो चौथाई हिस्सा। दूसरा सवाल था प्रेमचंद के गौदान के मरकजी किरदार हूरी के असरनोबाजियाफ्त किस अफसाने में हुई थी, बजूका में हुई थी। और तीसरा सवाल था सुरेंद्र प्रकाश का अफसाने मजमुआ कौन सा है, तो बाजगोई है दोस्तों। ये तीनों सवाल दोस्तों अपने टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे आपको। ये इस सबक के तो तीनों सवाल कौन से में, अपना जो पहला टेस्ट पेपर हुआ था सिलेक्शन टेस्ट सीरीज का, उसमें आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए, पंचायत के फैसले में बजूका को हूरी की फसल का कितना हिस्सा देना पड़ा था, तो दोस्तों यहां पर फसल का एक चौथाई हिस्सा, ये राइट आंसर था। यही तो सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक है। और इसके बाद में सवाल नंबर 81 आप देखें एक बार, हमारा जो टेस्ट पेपर था उसका सवाल नंबर 81 ये रहा। मुंशी प्रेमचंद के नावल गौदान के मरकजी किरदार हूरी को सुरेंद्र प्रकाश ने अपने अफसाने में जिंदा किया, ठीक है। ये सवाल आपके बजूका में के अंदर, ओके, ये रहा बजूका। और फिर तीसरा सवाल था आपके टेस्ट पेपर 80 का सवाल देखें, सुरेंद्र प्रकाश का किस अफसाने मजमूए पर साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। अब यहां पर मैंने ये सवाल दे दिया था और आरपीसी ने पूछ लिया अफसाने मजमूए का नाम सीधा, तो यहां पर बाजगोई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सबक आता है अपने इकबाल मजीद साहब का। एक और अफसाना है आपके सिलेबस में, सुकून की नींद। इस सबक से दोस्तों एक ही सवाल आरपीसी ने लिया है, और सवाल का अगर अपन देखें, सुकून की नींद में मुल्क हवा के महल के सुरंग के बाशिंदे जब सोकर उठते हैं तो उनके तकिए के नीचे कितनी रकम मिलती है, 2 लाख रुपए इसका राइट आंसर था। ये तो दोस्तों एक ही सवाल था, और इस सबक का एक ही ये सवाल अपने टेस्ट सीरीज में आराम से मिल जाएगा। आप देखें, हमने अपना टेस्ट पेपर जो फर्स्ट लिया था उसका 106 सवाल नंबर है। मुल्क के मर्द जन जब सोकर उठते तो उनके तकिए के नीचे कितने रुपए मिलते थे, तो 2 लाख इसका राइट आंसर था। तो ये वो इस सबक से तो ये एक ही सवाल था हूबहू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सबक आता है दोस्तों अपने ख्वाजा हसन निजामी साहब का इंशाइया सबक है। इंशाइया एक मच्छर है, सबक का नाम तो मच्छर है। उसमें से इस बार आरपीसी ने 2 सवाल उठाए हैं। पहला सवाल था इंसान कहता है कि मच्छर बड़ा कमजात है, कूड़े करकट मैल कुचैल से पैदा होता है और गंदी मोरियों में जिंदगी बसर करता है,
इस जुमले को कूड़ा करकट में एक लफ्ज दूसरे लफ्ज के हम माने हैं, तो ऐसे ताकीदी लफ्ज को क्या कहते हैं? ताबे मौजू कहते हैं। दूसरा सवाल था, निजामी ने अपने इंशा या मच्छर में मच्छरों के किस अमल को इंसानों की तहरीरों पर शोखियाना रिमार्क करार दिया? हुरूफ पर खून की नन्ही बूंदे डालने को। तो दोस्तों ये दोनों सवाल आपका जो सबक दिया हुआ है, इंशा या मच्छर वाला सबक जो है, उस सबक के बिल्कुल हूबहू लाइन जब आप सबक को पूरा पढ़ लेते हैं तो उसमें जो याद रखने वाला जो पॉइंट होता है वो उसमें ये लाइन दे रखी है हूबहू, और ये सबक के अंदर है। तो ठीक है, अगला सबक आता है दोस्तों अपने एहतशाम हुसैन साहब का एक सबक है तनकीद के रूप में, और उस सबक का नाम है खोजी। इस सबक से एक सवाल आरपीसी ने उठाया था। एहतशाम हुसैन के मुताबिक खोजी की वो कौन सी खुसूसियत है जो उसे जवाल आमादा जागीरदाराना तमद्दुन का खास किरदार बनाती है? तो जज्बा वफादारी, क्योंकि खोजी जो है बहुत वफादार होता है। इस सबक को आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें इसका मफहूम आराम से समझ जाएंगे। फिर अगला आता है खाका के रूप में कलीमुद्दीन अहमद साहब का अहमद जमाल पाशा। तो कलीमुद्दीन अहमद साहब के इस सबक से 3 सवाल आरपीसी ने उठाए थे। पहला सवाल था, उस्ताद मोहतरम इस किताब को पढ़ते नहीं बल्कि किताब पे मुसन्निफ से जहनी कश्तियां लड़ते थे, जुमला किसने कहा था? तो ये अहमद जमाल पाशा ने कहा था, और ये डिलीट होगा क्योंकि ऑप्शन में आपके अहमद जमाल पाशा नहीं था। दूसरा सवाल था, अहमद जमाल पाशा ने लखनऊ से अवध पंच निकालना शुरू किया, जिसे इस रिसाले का कौन सा दौर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर था तीसरा दौर। तीसरा सवाल था, अहमद जमाल पाशा जब भी कलीमुद्दीन से मिलने के लिए जाते तो कलीमुद्दीन उन्हें किस रिसाले की का नया शुमारा इनायत करते? तो मुआस्सिर, इसका राइट आंसर था। दोस्तों टेस्ट सीरीज में इसमें अपने दूसरा सवाल कवर किया है। दूसरा सवाल आप देखें, अपने जो टेस्ट पेपर लगाया था, टेस्ट पेपर नंबर 14 के अंदर 15वां सवाल था कि भाई अहमद जमाल पाशा ने लखनऊ से किस अखबार को तीसरे दौर के दर्जे में निकाला था? और उसका राइट आंसर था अवध पंच। मैंने इस ऑप्शन में अवध पंच, यानी कि उस सवाल को आरपीसी ने घुमा दिया है बस। भाई लखनऊ से जो अवध पंच अखबार निकाला था वो कौन सा दौर कहलाता है? तो तीसरा दौर कहलाता है। बस इतना सा फर्क है, बाकी हूबहू यही सवाल आपको आरपीसी ने दिया है। चलिए दूसरा आपके आता है दोस्तों मीर बाकर अली दास्तान गो और शाहिद अहमद देहलवी, इनका खाका है। तो इसके अंदर से इस बार आरपीसी ने 3 सवाल उठाए हैं। पहला सवाल था, शाहिद अहमद देहलवी ने कौन सा रिसाला जारी किया? माहनामा साकी। दूसरा सवाल है, मीर बाकर अली दास्तान गो हमेशा कौन सी दास्तान सुनाया करते थे? दास्तान अमीर हमजा, इसका राइट आंसर है। मीर बाकर अली दास्तान गो किसके शागिर्द थे? मीर पेड़ा के शागिर्द थे। इस तीनों सवालों में हमने टेस्ट सीरीज में 2 सवाल कवर किए हैं। देखें आप, पहला सवाल जो पहला पेपर था हमारा, मीर बाकर अली हमेशा दास्तान कौन सी सुनाते थे? तो इसका राइट आंसर आपके दास्तान अमीर हमजा था। ओके, और दूसरा सवाल आपके इसमें देखें 194 सवाल नंबर देखें आप, ये रहा, मीर बाकर अली किसके शागिर्द थे? तो मीर पेड़ा किसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस सबक से भी अपने 3 में से 2 सवाल अपने सिर्फ टेस्ट सीरीज से निकल गए। ओके, अपने दोस्तों इल्म बलागत वाले सिलेबस में से जो तशबिया, इस्तिआरा, मुबालगा, तजाहिल आरिफाना जो आपके सिलेबस दिया हुआ है, उसमें से इस्तिआरा टॉपिक से 2 सवाल उठाए हैं। पहला तो ये शेर दिया हुआ था, क़ैद हयात बंद गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? इसमें इस्तिआरा होना चाहिए लगभग। दूसरा सवाल था, तशबिया में जिसे मुशब्बा कहा जाता है उसे इस्तिआरा में उसे क्या कहते हैं? तो मुस्तआरिला कहते हैं। ठीक है, इसमें इस सवाल को अपन ने कवर किया है अपने टेस्ट सीरीज में। अपने थोड़ा सा चेंज किया था इस सवाल को, बाकी सारांश वही है। हमने इस टेस्ट के अंदर यानी कि उस जो आरपीसी ने जवाब दिया था हमने वो प्रश्न में ही ले लिया था। भाई वो मामूल इस्तिआरा जिसमें मुस्तआर मना कोष्टक में मुशब्बा दे दिया का जिक्र किया जाता है और मुस्तआर ला मुशब्बा का जिक्र नहीं किया जाता। इस तरीके से मैंने ये प्रश्न दिया था, और इसी प्रश्न से आरपीसी ने मुस्तआर इला को क्या कहते हैं? मुशब्बा कहा जाता है, या मुशब्बा को क्या कहा जाता है? मुस्तआर इला कहा जाता है, और मुशब्बा को क्या कहा जाता है? मुस्तआर मना कहा जाता है। इस तरीके से ये सवाल दिया था। अगर आप लोगों ने ज्वाइन करी हो तो आप देखें सवाल नंबर 39 पेपर नंबर 2। अब आप आते हैं अपन आपके जो शेरी और नसर इसनाफ वाला सिलेबस है, गज़ल, कसीदा, मरसिया, नाविल, अफसाना, खाके वाले सिलेबस में। तो सबसे पहले कवर करते हैं कसीदे को। कसीदे से इस बार 2 सवाल आरपीसी ने उठाए थे। जेल में हैयत के एतबार से कसीदे की किस्म है तमहीदिया।
और हुजविया कसीदा कहते हैं जिसमें किसी की मजम्मत की जाए। बिल्कुल आसान सवाल था और हमने ये दोनों सवाल दोस्तों अपने टेस्ट सीरीज में लगाए थे। टेस्ट पेपर 2 का 120वां सवाल आप देखें तो उसमें ये उत्तर आपको मिल जाएगा, और टेस्ट पेपर 2 का 119वां सवाल आप देखेंगे इसका ये उत्तर आपको मिल जाएगा। ओके, और फिर बात करते हैं मर्सिया की। तो मर्सिया के अंदर दोस्तों दो सवाल आरपीसी ने उठाए हैं, और इन दोनों सवालों में पहला सवाल है आपके मर्सिया के ज़मन में दुरुस्त तरतीब है चेहरा सरापा रुखसद आमद रजज, और दूसरा सवाल है मर्सिया के किस चीज़ में हीरो के हुस्न जमाल और दीगर खुसूसियात का जिक्र किया जाता है। सरापा राइट आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें टेस्ट पेपर में हूबहू हमने ये सवाल दे रखा है। आप देखें एक बार, आप यहां पर ये देखें, हमने ये सवाल दिया था कि भाई मर्सिया के अज्जाए तरकीबी की सही तरतीब दे रखी थी इसमें। तो चेहरा सरापा रुखसत आमद रजज जंग, ये पूरा एक तरीके से इसका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए मर्सिया के बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं गजल वाले टॉपिक पे। गजल वाले टॉपिक से भी आरपीसी ने इस बार दो सवाल उठाए हैं, और दो सवाल कौन कौन से हैं। पहला सवाल है वो बहर रदीफ और काफिया जिसकी गजल में पाबंदी की जाती है, तो राइट आंसर जमीन। मंदरजा झेल में आपके एजाज और इख्तिसार किस सिनत की खूबी है गजल की। तो दोस्तों ये हमारी टेस्ट सीरीज में सवाल है, और ये वाला जो लाइन है हूबहू हमने एनसीईआरटी की जो गजल वाला कंटेंट का पेज आपको प्रोवाइड करवाया था हमारे कोर्स वाले बच्चों को, उसमें गजल में सीधा पहले नंबर पे ये लाइन लिखी हुई है, एजाज और इख्तिसार गजल की खुसूसियत है। ठीक है, ये आप देखें जमीन उत्तर वाला। हमने थोड़ा सा इसमें सवाल में इस तरीके से दिया था कि भाई गजल की रदीफ और काफिया को क्या कहा जाता है, जमीन कहा जाता है। और इसमें यह पूछा बिल्कुल कि वो बहर रदीफ और काफिया जिसकी गजल में पाबंदी की जाती है। एक ही बात है, जिसको समझ में आ गया ये कंटेंट वो इस सवाल को गलत करेगा नहीं। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल जमीन इसमें पहले से ही दे रखा था, पेपर नंबर 14 सवाल नंबर 24। ओके, चलिए अब गजल के बाद में आगे बढ़ते हैं नावल। नावल के अंदर से इस बार आरपीसी ने दो सवाल उठाए हैं। पहला सवाल था किस सिनफ को जदीद ओहद का रज़मिया कहा गया, इसका राइट आंसर था नावल। नावल की सिनफ के किस मगरबी जबान के नावल से गहरे असरात कबूल किए हैं, तो अंग्रेजी के। दोस्तों ये अपना हैंड रिटन नोट्स था, कंटेंट से सवाल उठाया गया है, और ये अपन ने टेस्ट सीरीज से सवाल दे दिया था अपना हूबहू। ये टेस्ट पेपर 2 के अंदर आप देखें एक बार, आप अगर देखेंगे टेस्ट सिलेक्शन टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 2 का 164वां सवाल, किस सिनफ को जदीद ओहद का रज़मिया कहा जाता है, तो नाविल। हूबहू सवाल आपको वो अपनी टेस्ट सीरीज से मिल गया है। ओके, चलिए नाविल के बाद में बात करते हैं अफसाने की। दोस्तों अफसाने की जबान होती है तख्लीकी, और अफसाने के बारे में दुरुस्त जुमला क्या है, वो सिनफ जिसको एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। ये अच्छा सवाल था इस बार। ये अपनी जो बुक है एनसीईआरटी की, उस बुक में से ये बिल्कुल लाइन लिखी हुई है, और ये जो लाइन है ये भी आप, ये तो मैंने टेस्ट में भी दे दिया था अपना। ये आप टेस्ट पेपर देखें हमारा एक बार, ये देखें आप, ये पीवाईक्यू मान सकते हैं आप, पुराना पेपर था फर्स्ट ईयर 2013 का, उसका ये सवाल था। मुख्तसर अफसाना पढ़ा जाता है एक ही नशिस्त के अंदर, इसका राइट आंसर था। तो ये तो अपने टेस्ट पेपर में ही सवाल था ये तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खाके को लेकर कौन सा सवाल है। खाके के अंदर सिर्फ एक सवाल उठाया था, शख्सी खाके के लिए अंग्रेजी जबान में कौन सा लफ्ज आपके मुख्तस है, तो इसमें पर्सनल स्केच राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने जब खाके को पढ़ाया था तो उसमें हैंड रिटन नोट्स में मेरे हाथ से लिखे हुए नोट हैं, उसमें ये लाइन लिखी हुई है पर्सनल स्केच की। ठीक है, बाकी हमने अंग्रेजी वर्ड के रिलेटेड सिर्फ खाके को लेकर एक सवाल दिया था, आप देखें इसको, यहां पर सिर्फ खाका अंग्रेजी के किस लफ्ज का तर्जुमा है, तो स्केच था। लेकिन यहां पर खाके के पहले नाम जोड़ दिया शख्सी खाका, शख्सी खाका, बस इतना सा फर्क दिया है। और इतने से फर्क में से ही आपके ऑप्शन में स्केच भी था, काफी लड़के ये करके आए थे जो कि गलत था। ये आपके यहां पर पर्सनल स्केच नाम आ जाएगा राइट आंसर। ओके, तो ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ये सियाकतुल एदाद से पूछा था कि भाई इसमें कौन सा ये जो कोई सिनात के तौर पर ये शेर दिया था, कुश्ते हों एक ज़रब में दो हों चार हों, और शशदर थे सबके मौत से क्यों कर दो चार हों। तो मुझे लगता है इसका राइट आंसर सियाकतुल एदाद ही है दोस्तों। बाकी मेरे ये डाउट सेशन में रखा है मैंने इसको, देखते हैं आरपीसी क्या मानती है आपके इसमें। फिर बात करते हैं मजाज मुरसल की। आया जो मेकदे में तो बेदाम पी गया, जाहिद भी सर जुगाए कई जाम पी गया, तो मजाज मुरसल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे एक सवाल उठाया आरपीसी ने। मुबालगा के अंदर मुबालगा की किस्म को लेकर एक सवाल पूछा था। मुबालगा के अंदर 3 पार्ट थे ना आपके, उसमें से जोश रोईदगी खाक से कुछ दूर नहीं, शाख में गाउज में के भी जो भोंटे कौपल, ये गलू इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलो। ओके,
इश्तिकाक इश्तिकाक का एक सवाल था, तो मुरे हाल से गाफिल है पर ए गफलत केश, तेरे अंदाज तगाफुल नहीं गफलत वाले। तो दोस्तों ये तो अब आपको क्या बताऊं मैं, अपने जो टेस्ट पेपर आपके 13 था, टेस्ट पेपर 13 का 74 सवाल आपके यही कंटेंट से, यही लाइन से उठाया। आप देखें एक बार, ये आप देखें पेपर नंबर 13 है हमारा, और इसके अंदर ये सवाल देखें आप, सीधा अपने पेपर में पहले से ही मौजूद है ये, तुमरे हाल से गाफिल है पर ए गफलत केश, तेरे अंदाज तगाफुल नहीं गफलत वाले। सीनत इश्तिकाक इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हूबहू। यानी कि सबसे जो मुश्किल सवाल थे आपके, वो भी अपने सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही निकल गए, और ये सवाल मुश्किलों वाला था। ये इल्म बलागत वाला पोर्शन हो और दूसरे वाले भी हो, यानी कि किताब के जो सबक थे सीनियर सेकेंडरी वाले, उसके पोर्शन के अलावा सबसे मुश्किल पार्ट आपके पेडागोजी हो, या आपके इल्म बलागत वाला पोर्शन हो, या बड़े थ्योरी के पार्ट हो, किसी शायर की बायोग्राफी से, ये मुश्किल सवाल भी आपको अपने सिर्फ टेस्ट सीरीज से मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों नज़म वाले पोर्शन से। नज़म वाले पोर्शन से आरपीसी ने 2 सवाल उठाए हैं। अंग्रेजी से उर्दू में आने वाली आज़ाद नज़म किस अदब की शेरी हैयत है? तो फ्रांसीसी अदब की है। ऐसी शेरी हैयत जिनमें मिसरों के अरकान की तादाद हमारे अपने उरूज़ निज़ाम के मुताबिक होती है मगर काफिया नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं? उसको मुअर्रा नज़म कहते हैं। तो ये दोनों सवाल अपन ने जब नज़म वाला पोर्शन कराया था, तो उसमें हमने दोनों सवालों को इस तरीके से दिया था। यहां पर आपको आरपीसी ने आज़ाद नज़म पूछ लिया था, और मैंने मुअर्रा नज़म का सवाल दिया था। आप देखें एक बार, आप ये सवाल देखें एक बार, उर्दू अदब में नज़्म मुअर्रा किस अदब से आई है? हमारा पेपर नंबर 7वां था, और पेपर नंबर 7 का ये 118वां सवाल है। तो मैंने ये अंग्रेजी अदब मुअर्रा नज़म में सवाल दे दिया था, लेकिन आरपीसी ने, पता नहीं पेपर सेटर को पता लग गया होगा, तो उसने यहाँ पर आज़ाद नज़म दे दिया था। बस इतना ही फ़र्क है। आज़ाद नज़म हमने ये वर्णन अलग से जब नज़म को पढ़ाया था, तो उसमें डिटेल में मैंने बताया था कि भाई उर्दू अदब में नज़्म मुअर्रा तो अंग्रेजी अदब से आई है, और आज़ाद नज़म जो है वो किस अदब से आई है? फ्रांसीसी अदब से आई है। तो ये दोनों को बहुत डिटेल में हमने बताया था। और जो मुअर्रा नज़म वाले ऑप्शन में था कि भाई जिसमें रदीफ ना हो, काफिया ना हो, सवाल तो आपके ये अलग से था। थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी है, बस अपने उरूज निज़ाम के मुताबिक होती है, मगर काफिया नहीं होता, तो ना तो काफिया होता है, तो ऐसी नज़म मुअर्रा नज़म है। ये फर्स्ट ईयर 2022 का PYQ भी आप मान सकते हैं। और वैसा ही वैसा एक सवाल और दिया है हमने, आप देखें इसको, मुअर्रा नज़म किसे कहते हैं? जिसमें ना काफिया हो और रदीफ की पाबंदी ना हो, यानी कि जिसमें काफिया और रदीफ की पाबंदी ना हो, ये मुअर्रा नज़म होती है। यानी कि दोनों सवाल PYQ के बेस पे आप देख सकते हैं। सेकंड ईयर 2016 का सवाल था ये। बाकी रुबाई की बात करें तो दोस्तों, रुबाई से एक सवाल उठाया, रुबाई के किस मिसरे में ख्याल की तकमील होती है? चौथे मिसरे में। तो ये सवाल नंबर हमारा जो टेस्ट पेपर 7 है उसका 164वां सवाल आपको मिल जाएगा इसमें। मिरातुन नज़ीर, देखो सबसे मुश्किल सवालों में से एक। कलाम में ऐसे अल्फाज को यकजा करना जिसमें बाहम मुनासिबत हो मगर ये मुनासिबत तजाद व तकाबुल की ना हो, ये क्या कहलाती है? मिरातुन नज़ीर। दोस्तों इतना बेहतर सवाल अपन ने देखो टेस्ट पेपर 7 लगाया था, 7 का 78 नंबर सवाल देखें आप। ये आप डेफिनेशन पढ़ें, बिल्कुल हूबहू कलाम में ऐसे अल्फाज जमा किए जाए जो एक दूसरे से मुनासिबत भी रखते हो मगर ये निस्बत तजाद और तकाबुल की ना हो। बिल्कुल हूबहू लाइन डिट्टो दोस्तों अपन ने टेस्ट पेपर में लगाई थी, टेस्ट पेपर नंबर 7 सवाल नंबर 78। आप आज भी कभी आपको सत्यता जांचनी हो तो किसी भी बच्चे के अगर एप्लीकेशन ले रखा है तो उसके कोर्स में वो टेस्ट पेपर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिरातुन नज़ीर इतना बेहतर, यानी कि मुश्किल सवाल भी अपने सिर्फ टेस्ट सीरीज से निकल गया ये भी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मसनवी से दोस्तों आपके फिर से आरपीसी ने 2 सवाल उठाए हैं। मसनवी में पहला सवाल था, मसनवियों में ज़मानी क़दामत के लिहाज से कौन सा ज़ुमरा दुरुस्त है? बुस्तान ख्याल, सहरुल बयान, बरखारुत और साक़ीनामा। यानी कि इसमें से आपका ये दोस्तों बड़ा डेप्थ वाला सवाल था, और अगर जैसे मान लें कि अगर आपको इनके मुसन्निफ़ पता हैं, मसनवी निगार पता है, तो आप इसका सवाल का सही आंसर कर सकते हैं। मान लो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली का क्या था, और आपके सिराज औरंगाबादी की जन्मतिथि क्या थी, साक़ीनामा के यानी कि इकबाल की कौन सी जन्मतिथि थी, तो पहले मतलब सबसे पहले कौन सा शहर आता है, उसके बाद में कौन सा आता है। इस हिसाब से दोस्तों इस सवाल को सही किया था अपन ने। सबसे मुश्किल सवाल था आपके, दर तारीफ शहर सूरत, ये मसनवी किसने लिखी थी? दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, ये सवाल मैंने जब वली दक्किनी वाला कंटेंट अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें डार्क कर रखा था। ये डार्क, जो पीले पेन से अपन नोट्स डार्क करते हैं ना भाई, ये मोस्ट है इस तरीके से। आप देखें एक बार इसको दोस्तों। अगला सवाल अगर अपन देखें, ये सवाल जो है मैं बता रहा हूं ना कि ये सवाल सबसे मुश्किल सवालों में से एक था, लेकिन जब इस सवाल को अपन ने हमारे जो मंजिल एकेडमी के स्टूडेंट थे उसके कंटेंट में मैंने इसको डायरेक्ट कराया था। आप देखें एक बार,
ये यहाँ इस नोट्स में डार्क नहीं है, इसलिए डार्क नहीं है, ये डायरेक्ट उस बुक की पीडीएफ थी और एप्लीकेशन से अपन जो पीडीएफ है उसका स्क्रीनशॉट या उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये किताब में से ही मैंने कंटेंट की फोटो खींची है, आप देखें, जिसको मैंने प्रोवाइड करवाया था अपने स्टूडेंट्स को। तो ये बिल्कुल इसमें साफ लिखा हुआ है, इनकी दो छोटी छोटी मसनवियाँ मिलती है और उस दोनों मसनवियों में से एक की वलीद अक्कीनी की मसनवी ये है। वलीद अक्कीनी की जो बायोग्राफी अगर अपन पढ़ते हैं, जब मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई थी, तो इसमें बिल्कुल मैंने डार्क कर रखा था इसको कि भाई आप इसको तो याद करें ही करें। ओके, फिर चलते हैं दोस्तों आगे दास्तान वाले टॉपिक से। दास्तान से दोस्तों दो सवाल उठाए आरपीसी ने। दास्तान के बारे में दुरुस्त कौल है, दास्तानों में किरदार का इर्तिका पाया जाता है। और दूसरा सवाल था आपके, दास्तान कहानी की तवील, पेचीदा और भारी भरकम सूरत है, ये कौल किसका है? दोस्तों ये सवाल में डाउट लग रहा है मुझे, क्योंकि दोस्तों दास्तान से संबंधित ज्यादातर अकवाल जो हैं वो कलीमुद्दीन अहमद साहब के माने जाते हैं। कलीमुद्दीन अहमद साहब ने अपनी जो बुक है उसमें भी एक दास्तान को लेकर आपके अकवाल जारी किया, कौल जारी किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा आरपीसी के जवाब का इंतजार हमें करना चाहिए। बाकी कलीमुद्दीन मुझे थोड़ा सा 50-50 लग रहा है दोस्तों। आप इसको एग्जैक्ट आंसर ना माने, आरपीसी के एग्जैक्ट आंसर का जो है की जारी होने दें। बाकी मुझे जहां तक मैंने दास्तान के कंटेंट को पढ़ा है, तो दास्तान के कंटेंट को लेकर कलीमुद्दीन साहब ने ही ऐसी बातें बिल्कुल मिलती जुलती कही हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किताब की। किताब से दोस्तों आरपीसी ने इस बार दो सवाल उठाए हैं। पहला सवाल था, सॉरी एक ही सवाल है, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां अकबर जमीन पे गैरत कौमी से गिर गया, पूछा जो उनसे आपके बेपर्दा वो किया हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों के पड़ गया। ये सिनफ कौन सी है? तो ये किता है दोस्तों। ये जब अपन ने किता की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हूबहू ये पूरा का पूरा शेर दिया हुआ है बुक वाले चैप्टर के अंदर। फिर बात करते हैं रिपोर्टाज की। रिपोर्टाज के अंदर फैक्चुअल सवाल नहीं था, समझ के आधार पर सवाल था, आसान सवाल था। सफरनामे से सफर मिन्हा करके सामने की देखी हुई हकीकत और सूरत वाकया को अदबी सूरत दे दी जाए तो इस किस्म को रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो रिपोर्टाज कहा जाता है। सिंपल सा सवाल था ये। तो इंशाइया को लेकर तीन सवाल थे दोस्तों। पहला सवाल था, जेल में इंशाइया के लिए फ्रांसीसी लफ्ज कौन सा है? तो बिल्कुल ये ESSAI इसका राइट आंसर था। इनमें से किस सिनफ की इम्तियाजी और मुनफरिद खुसूसियत गैर सालिमियत है? इंशाइया इसका राइट आंसर है। उर्दू में इंशाइया की इब्तिदा किस रिसाले से हुई है? तहजीबुल अखलाक। तो दोस्तों ये तो हैंड रिटन नोट से है, ये थोड़ा सा समझ पर आधारित सवाल था। इंशाइया की डेफिनेशन अगर हम समझते हैं तो इस सवाल को कर सकते हैं, और ये अपनी टेस्ट सीरीज में हो बहुत सवाल दिया हुआ है। टेस्ट पेपर 11 का आप सवाल नंबर 72 देखें, ये आप देखें सवाल नंबर 11 है, सॉरी पेपर नंबर 11 है, 72 सवाल है और सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। उर्दू में इंशाइया की इब्तिदा किस रिसाले से मानी जाती है? तो तहजीबुल अखलाक इसका राइट आंसर था। चलिए दोस्तों, एक तजाद आपके इल्म बलागत वाले टॉपिक से एक सवाल पूछा था, जुल्मत और नूर में कुछ भी ना मोहब्बत को मिला, आज तक एक धुंध लगे का समा है कि जो था। ठीक है, तो इसमें साफ तौर पर तजाद आपके इल्म बलागत में सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपन सीनियर सेकेंडरी वाले गजल वाले पोर्शन में। तो गजल वाले पोर्शन में देखें तो सबसे पहले नाम आता है अपने वलीद अक्कीनी। वलीद अक्कीनी साहब से सीधा सवाल था कि भाई दो रंगी सो तेरी ए सरवर आईना, कभी राजी तो कभी बेजार हैं हम। तो इसके अंदर क्या था? तजाद और रियायत लफ्जी। रियायत लफ्जी भी ऑप्शन सही है, तजाद भी इसमें ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, और मैंने इसमें सिर्फ जो टेस्ट पेपर लिया था तो उस टेस्ट में ये शेर पूछा था कि भाई ये शेर किसका है? वलीद अक्कीनी इसका राइट आंसर था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं मीर तकी मीर साहब से। मीर तकी मीर साहब से भी इस बार आरपीसी ने एक ही सवाल पूछा है। तकमीर जिगर सोख्ता की खबर ले, क्या यार भरोसा है चिराग सहरी का। जिगर सोख्ता के माने पूछा, यहां पर गमजदा इसका माना हो जाएगा। मीर तकी मीर साहब से सिर्फ एक ही सवाल पूछा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मीर दर्द साहब से सीधा सा सवाल पूछा है, इन दिनों कुछ अजब है मेरे हाल, देखता कुछ हूं ध्यान में कुछ है। तो मीर दर्द साहब का है ये सवाल, बिल्कुल आसान सवाल। आपके जो सीनियर सेकेंडरी वाली जो किताबों का कंटेंट मैंने मीर दर्द की बायोग्राफी के बाद में जो गजल वाली पोर्शन था उसमें से ये सवाल आपको पूछा जा चुका है। अगला आता है मोइन एहसन जज्बी साहब से भी एक ही सवाल पूछा है।
पुश से गम को वो तो एक आलम होगा, दीदनी कैफियत कल्ब जिगर भी होगी। एक आलम होगा का मफहूम एक खास कैफियत का पैदा होना, इसका राइट आंसर। नासिर काजमी साहब का सवाल देखें तो नासिर काजमी किन शोरा से मुतासिर हुए? मीर तकी मीर की गज़ल से प्लस फिराक गोरखपुरी की गज़ल से। इनकी बायोग्राफी अगर हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक में से तो ये लाइन दे रखी है हूबहू। चलिए, जानिसार अख्तर साहब से कोई सवाल नहीं लिया गया है आरपीसी की तरफ से। नज़ीर अकबर आबादी साहब का आप देखें, अब नज़म वाले पोर्शन में पहुंच चुके हैं हम। नज़ीर अकबर आबादी वाले सवाल में सीधा शेर दिया था कि भाई एक आदमी है जिनकी ये कुछ ज़र्क बर्क हैं, रुपए के इन पाँव हैं, सोने के फ़र्क हैं। आदमी नामा नज़म में लफ्ज़ फ़र्क का माना क्या है? पेशानी। जब आदमी नामा जो नज़म है उसकी आप पेज देखेंगे और उसमें जो मुश्किल अल्फाज माना है उसमें इसका माना दिया हुआ है बर्क फ़र्क, ठीक है। अच्छा सवाल था ये वाला, किसको अदब अतफाल में सबसे नुमाया मुकाम हासिल है? इस्माइल मेरठी। अब यहां पर जिसको अदब अतफाल, अतफाल का मायना समझ में आ गया तो वो तो सवाल इसको सही कर लेगा था। बाकी ये सवाल हूबहू हमने अपने टेस्ट पेपर में लगाया, आप देखें एक बार। ये देखें, हमारा जो पेपर नंबर 4 था उस पेपर नंबर में 4 में 58 नंबर सवाल था, अदब अतफाल में सबसे ज्यादा मकाम किसको हासिल है? इस्माइल मेरठी साहब को। बिल्कुल हूबहू डिट्टो सवाल, मुश्किल सवाल भी अपने टेस्ट सीरीज से। फिर बात करते हैं अकबर इलाहाबादी साहब की। अकबर इलाहाबादी साहब के सबक से एक ही सवाल है, किसी को इस तगय्युर का ना हस होगा ना गम होगा, हिस होगा, और हुए जिस साज से पैदा उसी के ज़ेर बम होंगे। ज़ेर बम का मफहूम पूछा है, उतार चढ़ाव। जब अकबर इलाहाबादी साहब की जो गज़ल पढ़ते हैं उसमें मुश्किल अल्फाज माने में ये मीनिंग दिया हुआ है। अगला सवाल है मखदूम साहब का, हैयत के एतबार से मखदूम की नज़म चांद तारों का बन क्या है? इसका राइट आंसर है आज़ाद नज़म। ये हूबहू दोस्तों हमारा टेस्ट पेपर 4 का 119वां सवाल। आप देख लें एक बार टेस्ट पेपर 4, ये देखें आप, हमारा टेस्ट पेपर 4 का 119वां सवाल है, मखदूम की नज़म चांद तारों का बन हैयत के एतबार से एक क्या है? आज़ाद नज़म है। हूबहू सवाल है अपने कंटेंट का। और फिर बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल की। आगे बढ़ते हैं, नून मीम राशिद साहब से भी सीधा एक ही सवाल था। ये एक शेर दिया था और ये शेर किस नज़म से पूछा है? सीधा जिंदगी से डरते हो। ये सीधा फैक्चुअल सवाल है, आपके सिलेबस में दे रखा है सीनियर सेकेंडरी वाले बुक में। अगला सवाल आता है, किस बरक की हर आन चमक रहती है, किस गुल की दिमाग में महक रहती है? आन के माने क्या है? वक्त है। दोस्तों मैंने ये टेस्ट पेपर 5 लगाया था और इसमें 57 नंबर सवाल है, उसमें इस शेर को पूछा था। देखें आप, यानी कि मैंने इस शेर को पूछ लिया था, इसका मीनिंग मैंने नहीं पूछा था। बस किस बरक की हर आन चमक रहती है, ये किसका शेर है? अमजद हैदराबादी साहब का शेर है। बस एग्जामिनर ने इस शेर से बरक का माना पूछ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीर अनीस, मीर अनीस के दोस्तों, मीर अनीस को लेकर आपके 3 सवाल एग्जामिनर ने पूछे थे। पहला पूछा था कि भाई गिरने लगा जिस दम इल्म सैयद वाला, अब्बास ने झुककर इसे गर्दन से संभाला। सैयद वाला से मुराद यहाँ पर इमाम हुसैन साहब है। मैंने जब इस लेक्चर को डिस्कस कराया था क्लास में तो बहुत इसको जिम्मेदारी से बोला था कि सैयद वाला से मुराद आपको याद करना ही करना है। मीर अनीस के परदादा का नाम मीर गुलाम हुसैन ज़हाक साहब। खम थे कि पड़ा फ़राक पे गर्ज एक शकी का शक हो गया सर हज़रत अब्बास अली का। इसमें सिनत कौन सी है? सिनत तजनी से नाक़स ज़ाइद। ये दोनों सवाल दोस्तों अपने टेस्ट पेपर 5 लगाया था। टेस्ट पेपर 5 का एक सवाल नंबर 7 और एक सवाल नंबर 19 आप देख लें, दोनों में हूबहू पड़ा है। ये आप देखें टेस्ट पेपर 5 और सवाल नंबर 7 देखें, अनीस के परदादा का नाम मीर गुलाम हुसैन ज़हाक साहब है, ठीक है। और सवाल नंबर 19 देखें आप, सवाल नंबर 19 ये रहा, खम थे कि पड़ा फ़र्क पे, ये रहा ये सवाल। इसमें तजनीस ऑप्शन दिया हुआ है राइट आंसर इसका। ये अपन ने सवाल नंबर 19 के अंदर टेस्ट पेपर 5 में ये सवाल पहले से डाल दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों जगत मोहन लाल रवा साहब की। क्या तुमसे बताएं उम्र फानी क्या थी, जिंदगानी क्या थी, ये इस रुबाई में गुल की महक से क्या करार दिया गया है? किसे करार दिया गया? तो बचपन को करार दिया गया है। रुबाइयात रवा मजमूआ के खालिक कौन है? जगत मोहन लाल रवा। बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। हाँ, अब आपको देखो, आप यकीन नहीं करेंगे, इस सवाल को देखो मैंने कैसे दिया था अपने टेस्ट पेपर में। ये हमारा टेस्ट पेपर 5 था, 5 का ये 45वां सवाल है। क्या तुमको बताएं उम्र फानी क्या थी, यही तो शेर दिया आरपीसी ने, यही मैंने दिया था। इसमें इस रुबाई में शायर ने बचपन को किस चीज से ताबीर किया है? तो फूलों की महक से। यानी कि आरपीसी ने
सवाल को जवाब में डाल दिया और जवाब को सवाल में डाल दिया, इतना ही फर्क है दोस्तों। आप देखें आरपीसी ने तो क्या पूछा है कि भाई इस रुबाई में गुल की महक किसे करार दिया गया, गुल या फूल एक ही बात है, फूल की महक किसे करार दिया गया, आरपीसी ने तो ऐसे पूछा है, तो फूल की महक किसे करार दिया है, बचपन को, किसको करार दिया है, बचपन को। तो ये हूबहू सवाल अपने टेस्ट पेपर 5 का 45वां सवाल आरपीसी ने दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अख्तर शेरानी साहब का सीधा सवाल है। अख्तर शेरानी गीतकार के रूप में यहाँ पर, और जो आगे दो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सिलेबस में उसमें वो अलग है दोस्तों। इसमें से गीतकार के तौर पर जो सिलेबस है आपके सीनियर सेकेंडरी वाले में एक ही सवाल दिया है, मेरी चाह को भेद वो पा ही गए, नज़म रोग का राग शायर के मन में छिपी हुई बात को किस तरह जाहिर हुई, तो महबूब को देखकर आंसू आने से। ठीक है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। मीरा जी से इनमें से किस गीतकार का किरदार राधा है, ये तन्हा सबसे दूर अकेले। दोस्तों मैंने एनसीईआरटी के चारों पांचों गीत जो है आपको मैंने मेरे कोर्स वाले बच्चों को प्रोवाइड करवाए थे, और उन गीतों के अंदर जो इन पांचों गीतों का एक तो सार क्या है वो अच्छे से समझाया था, एक इनके किरदार क्या है, राधा वाला मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, और ये सवाल आपके आरपीसी ने बना लिया है। अगला सवाल आता है सलाम मछली शेरी साहब से। सलाम मछली शेरी को हुकूमत हिंद ने किस एजाज से नवाजा, पद्म श्री। ये तो अपना टेस्ट पेपर 5 उठाइए आप। टेस्ट पेपर 5 को उठाने के बाद में सवाल नंबर 115 देखें। सलाम मछली शेरी को हुकूमत हिंद ने किस एजाज से नवाजा, पद्म श्री। राइट आंसर। तो ये हमारे टेस्ट सीरीज से सवाल आपके हूबहू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एहसान दानिश साहब, क्या खूबसूरत सवाल है भाई। दो सवाल उठाए थे आरपीसी ने। सुबह बनारस किस शायरी की रोमानी नज़म है, एहसान दानिश की। शायर मजदूर के नाम से जाने जाते हैं एहसान दानिश। दोनों सवाल अपनी टेस्ट सीरीज से हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिएगा, ये आरपीसी का पीवाईक्यू भी है, पिछले साल पूछा गया सवाल भी है ये। शायर मजदूर किस शायर को कहा जाता है, एहसान दानिश को। ठीक है, पहला सवाल तो ये है, और फिर 127 सवाल नंबर 127 का उत्तर देखें आप, ये रहा। सुबह बनारस किस शायर की नज़म है, एहसान दानिश। ठीक है, हूबहू दोनों सवाल अपनी टेस्ट सीरीज से निकल गए हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में। ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में सबसे पहले कृष्णचंद्र का सबक है दरवाजा खोल दो। इसमें से 1 2 3 4 5 सवाल आरपीसी ने उठाए हैं। पहला तो उठाया है, खालिस्तान दे दिया आपने, फिर लिखा है ने सफेद लट्ठे की शलवार पर सफेद कमीज पहन रखी है, इसके ऊपर एक कोट डांट रखा है और टाई लगाई रखी है, और मूंछों को बल दिए हैं, पाँव में पेशावरी चील है, और सर पर लुंगी और कला है। ये हुलिया किस किरदार का है, तो लाला आफ्ताब राय का है। जेल में कृष्णचंद्र को कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म भूषण। ड्रामा दरवाजा खोल दो के किरदार जमन में चांदनी चौक में एक छोटी सी दुकान के लिए कितनी रकम बतौर पगड़ी दी गई, तो 40,000। ड्रामा दरवाजा खोल दो में डिसूजा का पेशा बिजली कंपनी का इंस्पेक्टर। ड्रामा दरवाजा खोल दो में पंडित रामदयाल के टाइपिस्ट का नाम क्या है, मिर्जा इरशाद अली हुसैन। तो दोस्तों ये जब अपन मजमून पढ़ते हैं तो इस मजमून में पूरे के पूरे सवालों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज में हमने देखो किरदार को लेकर सवाल पूछा था, यहां पर जैसे बिजली कंपनी का इंस्पेक्टर दिया हुआ ना, हमने इसमें दूसरे किरदार के सवाल दे दिए थे। बाकी ये हूबहू सवाल जो है अपन की टेस्ट सीरीज में है। जेल में कृष्णचंद्र को कौन सा अवार्ड मिला, आप देखें, ये देखें आप, हमारा जो टेस्ट पेपर 6 था और 6 का 12वां सवाल है, कृष्णचंद्र को कौन सा अवार्ड मिला था। इसमें सोवियत लैंड नेहरू और पद्म भूषण भी दोनों ही दो इसमें इनको अवार्ड मिला था। ठीक है, बाकी इनके किरदार को लेकर अलग अलग सवाल हमने दिए थे। बस यही है कि बहुत सारे किरदार थे, और लाला आफ्ताब राय का और बिजली कंपनी का इंस्पेक्टर वाला किरदार जो है टेस्ट पेपर में नहीं दिया था, बाकी कंटेंट में तो मौजूद है ही आपके। अब बात करते हैं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद साहब के। मुंशी प्रेमचंद साहब का 3 चीज आपके सिलेबस में है। एक तो नमक का दरोगा सबक है, एक बेवा सबक है, और एक वारदात है। तीनों सबक को एक साथ मैंने कंबाइन किया है, आप इसमें से देखें। सबसे पहला सवाल है प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या है, अजाइब लाल। दूसरा सवाल है नाविल बेवा के किरदार दाननाथ के बारे में दुरुस्त जुमला। दाननाथ के बारे में एक तो वो सहल पसंद आदमी थे, एक वो कॉलेज के बाद सारा वक्त कुतुबबीनी और सैर तफरी में उड़ा देते थे। ये इसके राइट आंसर है। तीसरा सवाल था कमला प्रसाद पूर्णा को प्रेमा से मिलाने के बहाने उसे कहां ले गया, तो नाविल बेवा में बागीचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद ने महात्मा गांधी के ख्यालात से मुतासिर होकर सरकारी मुलाजिमत तरक कर दी अदम ताउन की तहरीक के दौरान, यानी कि आज़ादी की तहरीक के दौरान।
बेटा घर के हालात जार देख रहे हो, कर्ज से गर्दनें दबी हुई है, लड़कियां हैं वो गंगा जमुना की तरह बढ़ती जा रही हैं। ये इक्तबास है नमक के दरोगा सबक से। अगला सवाल है अफसाना नमक का दरोगा में आलोपीदीन क्या है? एक जमींदार है। अगला सवाल है आपके, तुम्हें तो मुंह में कालिक लगाकर कहें डूब कर मर जाना चाहिए था, मगर तुम जैसे पापियों में ऐसी खुददारी कहाँ? नाविल बेवा का ये इक्तसाब है। और ये बात किसने किससे कही? लाला बद्र प्रसाद ने कमला प्रसाद से कही थी। दूसरा सबसे वारदात वाले पोर्शन से, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सिलेबस है उसमें से तो सबसे मुश्किल सवाल, लाला डिंगामल किरदार है नई बीवी का। अरे तू है विनोद कातिल की मां प्रेमचंद, ये जुमला रामेश्वरी ने कब कहा? जब वो विनोद उसे सीने पर खंजर उतार रहा था। तो दोस्तों इसमें जो पैराग्राफ वाला सवाल है वो हमने जो पैराग्राफ दिए थे वो नहीं पूछे हैं, थोड़ा सा चेंजेस है। बाकी इन सवालों में देखो, एक तो ये सवाल और एक ये सवाल और एक प्लस पहला सवाल, ये तो हमारी टेस्ट सीरीज से खूब बहुत सवाल आपको मिल जाएंगे। चलिए दिखाते हैं एक बार आपको। ये आप देखें हमारा पेपर नंबर 6 है। पेपर नंबर 6 का आप सवाल नंबर 82 देख लें। 82 के अंदर साफ लिखा हो प्रेमचंद के वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल। ओके, और दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल था, और कंटेंट तो दूर की बात है, अपन ने इसको टेस्ट सीरीज में उड़ा लिया इन दोनों सवालों को। आप देखें ये हमारा पेपर नंबर 10 था और पेपर नंबर 10 का 148वां सवाल है लाला डिंगामल। ये रहा लाला डिंगामल और लैला जुगल, ये लाला भागमल, ये सब किस अफसाने के किरदार हैं? तो ये बिल्कुल नई बीवी के किरदार हैं। ओके, और दूसरा सवाल था 152वां सवाल हमारा, देखें आप, ये रहा विनोद प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है? कातिल की मां। हमने इस सवाल को इस तरीके से दिया था, बाकी उसने सवाल में ये पूछ लिया अंदर से कि भाई ये जुमला कब कहा था? जब रामेश्वरी ने, जब विनोद ने उसके सीने पर खंजर उतारा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृष्णचंद्र जो हमारा सबक है अन्नदाता वाला, तो इसमें पहला सबक था अफसाना मोबी। कृष्णचंद्र का किरदार मोबी फौज में भर्ती होने से पहले क्या करता था? तो वो वकालत करता था। और दूसरा सवाल था अफसाना अन्नदाता का मौजू क्या है? कहते बंगाल। दोस्तों इन दोनों सवालों में से भी एक सवाल हमने टेस्ट सीरीज में उड़ा लिया है। हमारा टेस्ट पेपर जो 10वां था उसका 168वां सवाल आप देखें, कहते बंगाल। ये रहा, आप देखें कृष्णचंद्र का अफसाने मजमुआ अन्नदाता का मौजू क्या है? रियासत बंगाल का कहत। ओके, ये राइट आंसर है। ओके, इसका आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेदी साहब का एक सबक है लाजवंती। अफसाना लाजवंती में मुल्ला शकूर क्या है? तो ये एक मोहल्ले का नाम है। दूसरा सवाल था तुम शास्त्रों की मान मर्यादा को नहीं समझते, ये जुमला किसने कहा? तो ये नारायण बाबा ने कहा था। ये इसका राइट आंसर हो गया। ओके, फिर बात करते हैं दोस्तों आपके मंटो का। मंटो का सबक जो है नया कानून, इससे दो सवाल उठाए थे। पहला था उस्ताद मंगू ने गोरे से हीरा मंडी जाने का कितना किराया मांगा? 5 रुपए। मंगू कोचवान 1 अप्रैल को पुराने निज़ाम में होने वाली तब्दीलियों को किसके असर का नतीजा समझता था? रूस वाले बादशाह के असर का। तो दोस्तों ये सवाल बिल्कुल हूबहू अपनी टेस्ट सीरीज में, इन दोनों सवालों में से भी एक हमने अपनी टेस्ट सीरीज में उड़ा लिया है इस सवाल को। टेस्ट पेपर 6 है, 6 का 147वां सवाल आप देख सकते हैं। इसको देखें आप, मंगू ने हीरा मंडी का किराया कितने रुपए बताया? तो 5 रुपए इसका राइट आंसर था। पेपर नंबर 6 है और सवाल नंबर 147 टेस्ट पेपर में ही है हमारा ये सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजाद हैदर यल्दरम साहब का सबक है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। इस टॉपिक से दो सवाल उठाए। पहला सवाल था वो हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, यहां मेरा से मुराद वो फकीर है। जब सबक शुरू होता है तो सबक के शुरू होते ही वो पहला ये लाइन शुरू हो जाती है, खुदा के वास्ते झूठी ना खाएं कसमें, मुझे यकीन हुआ मुझको एतबार आया। ये शेर किस इंशाइये से माखज़ है? तो मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फरहतुल्ला बेग का सबक आपके यारबाश के रूप में दिया हुआ है, तो इसमें से भी दो सवाल आरपीसी ने उठाए थे। किस इंशाइये में शेरबंद की तरकीब को छप्परबंद के मुशाबे बताया गया है? तो यारबाश में। बुलंदी के लिहाज से छक्कड़ और आवाज के लिहाज से चरखे की तरफ तारीफ इस पर पूरी तरह सादिक आती है। इससे एहसानुल्लाह खान की कौन सी मोटर मुराद है? तो वल्किन मोटर। दोस्तों ये इस टॉपिक से हमने टेस्ट सीरीज में इस वल्किन मोटर की जो मॉडल है उसकी डेट दे रखी थी। ठीक है, और उसकी विशेषताएं तो आप सबक में पढ़ी होगी। मैंने इसकी डेट अपने टेस्ट पेपर में लगा रखी थी
लेकिन यहाँ पर इस सीधा वल्किन मोटर की विशेषताओं से ये सवाल उठा लिया है। चलिए, सर सैयद साहब का सबक है गुजरा हुआ जमाना, इसमें से भी 2 सवाल उठाए थे। पहला सवाल है गुजरा हुआ जमाना रिसाला तहजीबुल अखलाक में कब शाये हुआ। तो दोस्तों ये मैंने इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है, मैंने अंग्रेजी तारीख दी थी ऑप्शन के अंदर और ये मैंने हूबहू सवाल डाला था तहजीबुल अखलाक रिसाला कब शाये हुआ था। मैंने हमारा जो टेस्ट पेपर 6 था उस टेस्ट पेपर 6 के अंदर 205वां सवाल है, अंग्रेजी तारीख वाले ऑप्शन को एग्जामिनर ने लिया नहीं, यहां पर हिजरी की तारीख यानी कि हिजरी वाली तारीख ऑप्शन में दे दी और इस वजह से ये काफी बच्चों के सवाल गलत हुआ है। अच्छा सवाल था, अच्छा पैटर्न था, यूजीसी नेट के अंदर इस तरीके का पैटर्न आता है। बाकी ये डेट जो है हूबहू हमने जब इस सबक को पढ़ा था तो सर सैयद की बायोग्राफी में हूबहू डिट्टो चांद की तारीख जो है दे रखी है इसमें। दूसरा सवाल आप देखें, यकायक इसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और उसमें एक खूबसूरत दुल्हन नजर आई, वो बोली कि मैं हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी हूं, या नेकी से मुराद जो भलाई इंसान की बेहतरी के लिए की जाती है। आप इस सवाल को हमारी टेस्ट सीरीज में देखें। इसके मैं आपको 3 सवाल उठाऊंगा, 3 सवाल उठाए थे मैंने। इस ये जो लाइन आरपीसी ने पूछे ना, ये पैराग्राफ देकर आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी, तो यहां पर पहला सवाल था कि बुड्ढे को आसमान की रोशनी में क्या दिखाई दिया, एक खूबसूरत दुल्हन दिखाई दी। ठीक है, एक खूबसूरत दुल्हन, ये पैराग्राफ में से ही सवाल है। और दूसरा था खूबसूरत दुल्हन ने बुड्ढे को अपनी तस्खीर का क्या अमल बताया, नेकी, यानी कि नेकी या भलाई। आप नेकी लिख दो, ऑप्शन में आपके भलाई दे रखा था, बस इतना ही फर्क है। बाकी और देखें आप, ऑप्शन में आपके नेकी दो या भलाई दो, एक ही बात है। तो ये दोनों सवालों में अपन ने इस सवाल का आंसर आराम से मिल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन गजल वाले पोर्शन पे, ग्रेजुएशन वाले में। सबसे पहले आता है नासिक साहब का एक शेर है, मिले जो वादी गुर्बत में मुझसे वो नागा ना, नहरे पास मेरे कोई शताब चले। तो ये शेर किसका है, नासिक साहब का है। आतिश साहब से एक भी सवाल एग्जामिनर ने नहीं उठाया है। गालिब साहब से फिर 2 सवाल उठाए हैं, तू और सोए गैर नजर हाय तेज तेज, मैं और दुख तेरी मजा हाय दराज का। इस शेर में गालिब किस बात की तरफ इज़हार कर रहा है, तो जज्बा रकाबत का यहाँ पर इज़हार कर रहा है। दूसरा शेर था, क्यों जल गया न ताब रुख यार देख कर, चलता हूँ अपनी ताकत दीदार देकर। यही इसका अगला यानी कि अगला शेर पूछा था इसका, और ये सवाल मैंने अपने टेस्ट सीरीज में दे दिया था। यानी कि गालिब के 2 सवालों में से ही एक सवाल अपन ने फिर से टेस्ट में शामिल किया है। आप यहां पर देखें, हमारा पेपर नंबर 8 था, पेपर नंबर 8 का 139 सवाल है, क्यों जल गया न ताब रुख यार देकर, जलता हूं अपनी ताकत दीदार देकर। ये शेर किसका है, गालिब का है। एग्जामिनर ने आपको इस तरीके से पूछा, ये आधा शेर दे दिया और इसका अगला शेर पूछा था। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले शेर की, अगले टॉपिक की। मोमिन साहब का आपके सिर्फ एक ही सवाल दिया गया है और उसमें यह शेर था कि हाल दिल यार को लिखो क्यों कर। इसका अगला मिसरा पूछा था, तो इसका राइट आंसर था, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। अब दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं फिर से आपको देखो आपको वेरीफाई कराता हूं। हमारा टेस्ट पेपर 8 है, टेस्ट पेपर 8 का 173 आप सवाल देखें, ये आप देख लें, ये देखो पेपर नंबर 8 दे रखा है फर्स्ट ग्रेड उर्दू का, और इसमें ये सवाल देखें आप 173, हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। ये शेर किसका, ये मोमिन साहब का है। अब आप यकीन मानिए इस तरह के सवाल, जो एक एक सवाल, जो बड़े बड़े शायर हैं उनके खूब सारे लंबे चौड़े शेर हैं, कितने याद करें, लेकिन मैंने लिमिटेड सवाल दिए थे आपको और उन्हीं में से ही ऐसे शेर जो शामिल कर लिए थे आपके टेस्ट में, और उन्हीं में से आरपीसी ने सवाल पुटअप कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अजीज लखनवी साहब का एक शेर दिया गया है, और देख ली दुनिया चलो शहर खामोशियां अब अजीज काबिल दिद, एक यही दिलचस्प मंजर रह गया। इस शेर में शहर खामोशियां का मतलब क्या है, कब्रिस्तान। ठीक है, और फिर आता है चकबस्त साहब का। चकबस्त साहब का एक शेर दिया गया है, सदा ये आती है फल फूल और पत्थर से, जमीन पे ताज गिरा कौम हिंद के सर से। चकबस्त ने किस शख्सियत की वफात पर यह बात कही है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में यह बात कही है। बात करते हैं इकबाल साहब की। इकबाल साहब का जो सवाल था दोस्तों, वो बिल्कुल इनकी डेप्थ में से, यानी कि शेर जो पूछे जा रहे थे उस शेर का मफहूम, जिस एग्जामिनर ने आपको, पढ़ाने वाले ने अगर आपको मफहूम या कंटेंट के रूप में प्रोवाइड नहीं कराया, वो थोड़ा सा आप देखें इसको। बाकी हमने अपने बच्चों को जो तुलवे इस्लाम पूरी जो नज़म है उसको पूरा हूबहू 2-2 पैटर्न पे ना वो मफहूम पूरा प्रोवाइड करवाया था, पूरी तशरीह प्रोवाइड करवाई थी। उसने अगर उसको देखा है तो ये तीनों सवाल आपके उसमें से सही हैं। 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था,
तू राज कुन फिका है, अपनी आंखों पर आया हूं, इसका दूसरा मिसरा पूछा था। सीधा दूसरा ऑप्शन यहां पर था इसका मिसरा, खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। और पहला दूसरा सवाल था इसका, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूट गया तो क्या गम के खून सद हजार अंजुम से होती सहर पैदा। इस शेर में उस्मानियों से मुराद तुर्क कौम है। हो रहा है एशिया का खिरकाए दरीना चाक, नौजवान अकवाम नो दौलत के हैं पेरा आपोश। इस शेर में खिरकाए देर बंदी के माने क्या है, पुराना लिबास है। यानी कि इस नज़म के अंदर जो तुलु इस्लाम वाली नज़म है, इसकी अगर हमने डिटेल में तशरीह नहीं देखी है तो इसके ये सवाल जो है आप सही नहीं कर पाएंगे। हमें इसकी व्याख्या देखनी है, तशरीह देखनी है। आगे अगर आप फिर से इस फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इकबाल साहब की जो नज़म है तुलु इस्लाम, उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करना है, व्याख्या करनी है किस चैप्टर में। हमने हालांकि टेस्ट पेपर में जैसे मोटा मोटी तौर पर किसका जिक्र किया गया है, लेकिन लकीली आपके इस एग्ज़ाम में जो सवाल पूछा था वो बंद जो है इसमें शामिल नहीं कर पाए। बाकी लगभग यानी कि इसके आसपास वाले दोनों तीनों बंद शामिल किए थे, आरपीसी ने नहीं पूछे वो सवाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जोश साहब की भी आपके एक शेर दिया गया है और इसमें यह सवाल पूछा था, जोश साहब के सिलेबस में आपके शिकस्त जिंदा का ख्वाब है, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही है तकबीरें। इसका अगला मिसरा पूछा था। तो कहने का मतलब आपको न केवल नज़म का मफहूम समझना बल्कि उनकी शेरों की तरतीब भी आपको अब तैयार करनी पड़ेगी। ज़ोक साहब का जो कसीदा है उसको लेकर 3 सवाल आपके सामने मौजूद हैं। 3 सवाल उठाए थे। नेश के जानूश हो दुम्बालाए ज़ुम्बूर में, काम में उफ़ी के हुमर बजाय आबला। इस शेर में नौश का माना क्या है, डंक। और ज़ोक के कसीदे कसीदा दर मिदह मिर्ज़ा अबू ज़फ़र बहादुर शाह ज़फ़र, बहादुर शाह की तशबीब का मौजू किस किस्म का है, बहारिया। तक़वियत का ये असर जो है बर्ग जर्द हो मकवी दिलो जा मिसल औराक़ तला। औराक़ तला का माना पूछा है, सोने के बने हुए कागज़। ठीक है, 3 सवाल इस टॉपिक से उठाए गए थे। फिर आता है अनीस, नमक ख्वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी। इसमें से 4 सवाल इस बार उठाए थे। पहला था मरसिया नमक ख्वाने तकल्लुम में फसाहत मेरी की हैयत क्या है, मुसद्दस। बिल्कुल आसान सवाल है, हमने अपने टेस्ट पेपर 9 में 177 सवाल नंबर बिल्कुल हूबहू दिया है। मिसल ताऊस उड़ा, ये एक शेर है, ये किसकी तारीफ में कहा गया है, घोड़े की तारीफ में कहा गया। बाप मद्दाह का मद्दा है, दादा मद्दाह। और उमे जी कदर सना ख्वानों में यकता मद्दा। इस शेर में उमे जी कदर से मुराद है मीर ज़ाहक मीर खलीक अथवा मीर हसन मीर ज़ाहक। ये दोनों में से मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगा, मीर ज़ाहक मीर खलीक, क्योंकि बाप मद्दा है, ये बाप है, ये मद्दा है। बाप मद्दा का मद्दा है, बाप मद्दा का मद्दा है, ये बी फॉर बाप है और यहां पर ये कोई मद्दा है। ठीक है, और दादा मद्दा है, तो दादा भी मद्दा है। तो यहां पर मीर गुलाम हुसैन ज़ाहक इनके परदादा हैं और फिर मीर खलीक इनके दादा हैं। तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन मुझे लग रहा है कि सही होगा इसका। अगला सवाल था इसमें कावाक का माना पूछा है, बेडोल या बेडंगी, इसका राइट आंसर है। हमने इसके टेस्ट पेपर में इस तरीके के सवाल लगाए थे दोस्तों, देखो आप। अगर अपन टेस्ट पेपर 9 हमारा उठाते हैं तो नमक ख्वाने तकल्लुम फसाद है मेरी कसीदे की किस हैयत में लिखा हुआ, मुसद्दस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर टेस्ट पेपर 9 का ही 174वां सवाल आप देखें, एक सेकंड, ये रहा 175वां। दादा का नाम मीर हसन था और मीर गुलाम हुसैन, ये इसकी एक सीढ़ी है पूरी। आप देखो 180 नंबर सवाल है ना, ये वाला, ये देखो 5 पीढ़ियों का एक सवाल था, 5 पीढ़ियों की सही तरतीब। मैंने ये सवाल इस तरीके से दिया था, तो आपको वो एक रीजनिंग के पैटर्न पे उसको समझना होगा कि भाई बाप है, बाप मद्दा का मद्दा है और दादा मद्दा है। इस तरीके से उसको मिलान करते हुए इस सारणी से आपको इस सवाल को सोल्व करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मीर अमन साहब का सबक है बागो बहार। इसमें से 3 सवाल उठाए थे दोस्तों। पहला सवाल था दास्तान बागो बहार में रोशन अख्तर किस फकीर के चचा की बेटी थी। चौथा दुर्वेश, रोम के बादशाह आज़ाद बख्त के बेटे का नाम बख्तियार। और बागो बहार में पहले दुर्वेश का ताल्लुक किस मुल्क से था, यमन से था। बिल्कुल आसान सवाल है, टेस्ट पेपर में हमने पहले की जगह दूसरा तीसरे का दिया था, यहाँ पहले का पूछ लिया आरपीसी ने। और यहाँ पर जो आज़ाद बख्त के बेटे का नाम पूछा है, यहाँ पर मैंने दूसरे किरदार का टेस्ट लगाया था, तो ये सवाल इसमें से नहीं बना था, यानी कि टेस्ट पेपर में नहीं बना है।
अब देखते हैं इम्तियाज़ अली ताज साहब का सबक अनारकली। इम्तियाज़ अली ताज का जो सबक है अनारकली, इससे 3 सवाल उठाए थे। पहला सवाल था ड्रामा अनारकली कितने एक्ट और कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? 3 एक्ट और 13 मनाजिर पर। लड़की के ये एक बात कही थी, लड़की तुझे शेखू और अनारकली की क्या ताल्लुकात मालूम हैं? ये बात किसने किससे दरियाफ्त करी? अकबर ने सुरैया से। तमाम दुनिया बागी हैं, बादशाह खुदा है, और तमूल अफलास से मसलत इंसाफ है, इंसाफ से ये मकालमा किस किरदार की ज़ुबान अदा हुआ है? ये अनारकली के। तो दोस्तों इन तीनों सवालों में से टेस्ट पेपर में हमारा ये सवाल हमने उठाया है, और टेस्ट पेपर नंबर 10 का आप सवाल नंबर 66 चेक करेंगे, हूबहू ये 3 एक्ट ऑप्शन उसमें मिलेगा। और टेस्ट नंबर 15 के अंदर मनाजिर का पूछा है सिर्फ, तो 13 मनाजिर इसमें राइट आंसर मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का एक सबक है उमराव जान अदा। इसमें से दोस्तों 4 सवाल आरपीसी ने उठाए हैं। पहला सवाल है आपके इसमें, उन्हें कीमियागिरी का दीवानाबाज शौक था, जिसके पीछे अपना सब कुछ लुटा दिया मगर कीमिया ना बना सके, जिसका उन्हें हमेशा मलाल रहा। वो उर्दू के नावल निगार कौन से? मिर्ज़ा हादी रुस्वा। नावल उमराव जान अदा के बारे में दुरुस्त कौल किया। इस नावल का मौजू तवाइफ की जिंदगी है। बिल्कुल सही बात है। इस नावल का मौजू लखनऊ का मुआसरती जवाल है। ये भी सही है। नवाब साहब ने अदालत में दावा दायर कर दिया कि मुझसे निकाह है। यहाँ नवाब का नाम क्या है? नवाब मोहम्मद अली खान। नाविल उमराव जान अदा में उमराव जान किस शहर की रहने वाली थी? तो फैजाबाद की। इसमें से 4 सवाल में से हमने 2 सवाल उठाए दोस्तों अपनी टेस्ट सीरीज में से। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये सवाल देखिए आप, उमराव जान अदा नावल में किस तहजीब की अक्कासी की गई? तो लखनऊ तहजीब की। और तवाइफ वाला काम तो वो मेन इंपॉर्टेंट रोल ही उमराव जान अदा का है, तो इस ऑप्शन के बेस पर आप इसको सही कर सकते हैं। आपको दूसरा एक सवाल पूछा था ना, उमराव जान अदा किस शहर की रहने वाली थी? तो यहां पर देखो मैंने इस सवाल को इस तरीके से दिया था, नाविल उमराव जान अदा में शहर फैजाबाद किस नाम से जाना जाता था? तो बंगला इस नाम से जाना जाता था। तो बाकी आप इसके बेस पर फैजाबाद तैयार कर सकते थे उत्तर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वली दक्किनी की जो 10 गजलें हैं, उसी में से ही उन गजलों में से एक शेर दिया था, और तुझ नैन को क्या करूं मैं, तारीफ ये ऐन सलफ का सादत दस्ता। इस शेर में दिस्ता माना पूछा है, और एक मैंने बताया था कि मसनवी दर तारीफ शेर सूरत। ये सबसे मुश्किल सवाल था, लेकिन जब हमने हमारे कंटेंट में बच्चों को बिल्कुल डार्क करके ये इनकी मसनवी बताई थी कि भाई इनको पीला करके, पीला किया हुआ मेरे नोट्स में, आप अगर किसी बच्चे का कोर्स अगर आप देख पा रहे हैं आसपास में तो चेक कर लेना, ये वली दक्किनी हो जाएगा। दाग दहलवी साहब से भी 2 सवाल उठाए थे। आफ्ताब दाग को मतला अनवारुल अखबार से किसने शाये किया? तो दोस्तों इसका आंसर मैं अभी छोड़ रहा हूं, एग्जैक्ट इसका आंसर अभी मुझे नहीं मिला है। ठीक है। और दूसरा सवाल था, जो भले हैं वो बुरू को भी भला कहते हैं, ना बुरा सुनते हैं अच्छे ना बुरा कहते हैं। ये शेर किसका? दाग दहलवी साहब का। बिल्कुल आसान शेर था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अख्तर शेरानी साहब की नज़म को लेकर ओ देश से आने वाले बता ए इश्क कहीं ले चल, इनकी 2 नज़में हैं। इन दोनों नज़मों से 3 सवाल आरपीसी ने उठाए थे। पहला तो ये था कि भाई एक क्या शाम पड़े गलियों में वही, ये एक शेर दे रखा था, और इसमें ये खालिस्तान दे रखी थी कि भाई इसमें क्या खालिस्तान में कौन सा वर्ड आएगा? तो इसमें दिलचस्प ऑप्शन राइट आंसर था, यानी कि आपके जो नज़म है ओ देश से आने वाले बता, इसकी नज़म का ये शेर है, और इसी में से ही आपको कोई खालिस्तान दे रखी थी, उसमें से शेर का खालिस्तान भरनी थी। दूसरा आसान सवाल, ए इश्क कहीं ले चल नज़म किस शायर की तख्लीक है? अख्तर शेरानी साहब की। नज़म ओ देश से आने वाले बता अख्तर शेरानी के किस मजमूए में शामिल है? अख्तरिस्तान। बिल्कुल आसान सवाल है। टेस्ट सीरीज में दोस्तों ये सवाल हमने पहले से उठा लिया था, ये वाला हूबहू डिट्टो सवाल है। ये आप देखें, ए इश्क कहीं ले चल हमारा पेपर नंबर 10 है। पेपर नंबर 10 में ये सवाल देखें, ए इश्क कहीं ले चल किसकी नज़म है? अख्तर शेरानी साहब की। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे मुश्किल पार्ट सवालों में से एक आपके ये भी पार्ट था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा पढ़ना पड़ता है, बहुत लंबा कंटेंट है। लेकिन दोस्तों आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि इन 4 सवालों में से 3 सवाल अपने टेस्ट सीरीज से निकल गए हैं। अब देखो, पहला सवाल था मंजूम रिसाला खुशनामा के खालिक शमसुल इशाक शाह मीराजी। एहाम गोई के खिलाफ अव्वलीन रद्द अमल किस शायर ने जाहिर किया? मिर्जा मजहर जाने जाना। मिर्जा जान तपिश की मुरत्तब किताब है सबशुल बयान फी मुस्तलहातुल हिंदुस्तान का मौजू क्या है? इसमें मैं इस सवाल को खाली छोड़ रहा हूँ एग्जैक्ट जो है, क्योंकि इस किताब को मैंने पढ़ा नहीं था कि भाई इसका क्या मौजू हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डाउट सेशन में डाल दिया है। तीसरा सवाल था खावरनामा का मौजू क्या है? हज़रत अली की जंग फतुहात का बयान।
कमाल खां रुस्तमी। ठीक है, तो देखो इसके सवालों को हमने अपने टेस्ट सीरीज में कैसे करेक्शन किया है। हमने अपने पेपर नंबर 11 को जब ओपन किया, पेपर नंबर 11 का 13वां सवाल आप देखें, शहादतुल हकीकत और खुशनामा और शहादतुल तहकीक, ये किसकी तसनीफ है? तो मिराजी शमसुल इशाक की। सवाल नंबर 1 अपनी टेस्ट सीरीज से फाइनल। ओके, और फिर बात करते हैं, आपको एहाम गोई से पाक करना या एहाम गोई के खिलाफ होने वाला सवाल अगर आपको कहीं पे मिल जाए, तो हमने भी अपनी टेस्ट सीरीज में इसी तरीके का सवाल दिया था। उर्दू शायरी को शुमाली हिंद के शायर ने एहाम गोई से पाक किया, तो मिर्जा मजहर जाने जाना इसका राइट आंसर था। ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में भी इस तरीके से सवाल पूछा गया था दोस्तों आपसे। ओके, खावरनामा वाला सवाल देखें आप दोस्तों, अभी सेकंड ग्रेड में आपके सवाल पूछा था कि भाई खावरनामा का मौजू क्या है। ठीक है, सॉरी, सेकंड ग्रेड में खावरनामा किसकी तसनीफ है, इस तरीके से पूछा था। ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज का था वो सवाल। हमने जो 13 नंबर टेस्ट लिया था उसमें एक सवाल दिया था कि भाई उर्दू ज़बान की सबसे तवील मसनवी कौन सी है? खावरनामा, ये सवाल हमने दिया था, जबकि आरपीसी ने इसका मौजू पूछ लिया दोस्तों, यानी कि हमसे भी आगे बढ़ गया वो इस टॉपिक से, खावरनामा से आगे और चला गया एग्जामिनर के, भाई इससे आगे थोड़ा सा मुश्किल सवाल लेते हैं। अगर एग्जामिनर यहीं रुक जाता तो ये सवाल अपने यहाँ पे सही हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन अलीगढ़ तहरीक पे। अलीगढ़ तहरीक से 2 सवाल आरपीसी ने उठाए थे। मौलाना हाली की सवाने तसनीफ हयात जावेद किस शख्सियत की सवाने उमरी है? राइट आंसर सर सैयद। अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता अहम नसर निगारों के मुतालिक दुरुस्त जुमला है? हाली, शिबली, नज़ीर अहमद, चिराग अली। दोनों सवाल कंटेंट तो दूर की बात है, अपने टेस्ट सीरीज से उठे हैं। देखें दोस्तों, पेपर नंबर 11 की बात करें, पेपर नंबर 11 के अंदर 76 सवाल 76 है, और ये सेकंड ग्रेड 2016 में भी पूछा गया था, सेकंड ग्रेड 2015 में भी ये सवाल पूछा था। हयात जावेद किस शख्सियत की सवाने हयात है? सर सैयद इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं PYQ सोल्व कराता हूं हमेशा अपने बच्चों को। दूसरा आपसे सवाल पूछा था ना कि भाई अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता अहम नसर निगार कौन है, तो यहां पर देखो मैंने 2 सवाल दिए थे, 103 और 104। सर सैयद की रुफका में शामिल नहीं है हाली, शिबली, डिप्टी, नज़ीर अहमद, तो आपके हाली, शिबली तो इस ऑप्शन में सही है। और फिर अगले सवाल में से आप देखें चिराग अली और नज़ीर अहमद, ये नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद भी इसमें शामिल हो गए, और चिराग अली इस दूसरे वाले ऑप्शन में शामिल हो गए। यानी कि रुफका में शामिल मैंने 2 सवाल दिए थे आपके। ठीक है, तो इस सवाल के बेस पर, दोनों सवालों के बेस पर आपके दूसरा सवाल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तरक्की पसंद तहरीक को लेकर सिर्फ एक ही सवाल आरपीसी ने पूछा है, और वो सवाल है तरक्की पसंद तनकीद निगारों के लिहाज से दुरुस्त जुमरा है। तो दोस्तों सवालात के बेस पर अगर हम देखें जो ऑप्शन थे उसके बेस पर, तो मुझे लगता है कि सुजात, ज़हीर अख्तर, हुसैन रायपुरी, अब्दुल हलीम, एहतशाम हुसैन, एग्जैक्ट जो तनकीद निगार अगर तरक्की पसंद का माना जाए तो वो एहतशाम हुसैन ही था। बाकी इसमें ये भी ऑप्शन में दे रखे थे, तो इसके साथ में दुरुस्त जुमरा पूछा था। तो मुझे तो लगता है कि भाई आरपीसी 100% इसी को माननी चाहिए, बाकी देखते हैं उसकी क्या मंशा है। ठीक है, मैं इस ऑप्शन पे जहां तक देख पा रहा हूं, हमने इस सवाल को सिर्फ एहतशाम हुसैन वाला सवाल दिया था कि भाई तरक्की पसंद तनकीद निगार कौन है? एहतशाम हुसैन। हमने सिर्फ इनको शामिल नहीं किया था अपने पेपर में। हमने ये देखो पेपर नंबर 14 लिया था ना, उसमें 136 नंबर सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नकाद कौन है? नकाद कहो या तनकीद निगार कहो, एहतशाम हुसैन साहब। ये एक ऑप्शन हमने जरूर दिया था, ये एक सवाल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जदीदियत वाले टॉपिक से 2 सवाल थे दोस्तों। एक तो था जदीदियत के रुझान को आम करने में सबसे नुमायां हैसियत किस रिसाले की है? शब खून। अफसाना निगार और उनके अफसानों को लेकर दुरुस्त जुमला है। तो इसमें आप देखें जोगिंदर पाल साहब का धरती का काल है, और जिलानी बानो का आपके रोशनी का मीनार है, गयास अहमद गदी का आपके बाबू लोग है, और कुरतुल हैदर का शीशे के घर है। तो इस तरीके से ये मिलान वाला प्रश्न था। और ये सवाल तो दोस्तों आरपीसी का PYQ यानी कि पिछले साल जो आरपीसी ने पेपर लिया था 2022 में, उसका भी था। हमने तो वैसे इसको टेस्ट पेपर में दे दिया था। ये आप देखें पेपर नंबर 11 है, और पेपर नंबर 11 का 166वां सवाल था जदीदियत को आम करने में किस रिसाले ने बुनियादी किरदार अदा किया? शब खून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सबसे मुश्किल पार्ट की, आपके पेडागोजी और ICT वाले पोर्शन की। तो दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, इस कंटेंट में भी हमने लगभग कवर करने की कोशिश करी है,
और इसमें आप देखें तो कवर करने में सबसे पहला सवाल था आपके, दर्ज झेल में से कौन मवासिलाती अमल का आंसर नहीं है। तो दोस्तों इसमें मौजूनियत जो है, वैलिडिटी, इसमें आपके आंसर नहीं है। जब अपन मवासिलाती यानी कि इसको जब अपन पढ़ते हैं कम्युनिकेशन को और को, तो उसके अंदर अपन जो लर्निंग और तदरीस वाला पोर्शन पढ़ते हैं, तो इसके अंदर जो मैंने आईसीटी सॉरी इसकी लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग वाली जो आईसीटी अपने बुक मेरे बच्चों को, यहाँ स्टूडेंट्स को, जो कोर्स होल्डर वालों को प्रोवाइड करवाई थी, उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है। दूसरा सवाल था माना खेज ज़बानी इक्तिसाबी यानी कि मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग नजरिया, ये वाबस्ता है। ये यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जदीद मुनज़्ज़मा मॉडल। ये मैंने यहाँ पर लिखना उत्तर इसका भूल गया था। जदीद मुनज़्ज़मा मॉडल यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, ऑर्गेनाइजर मॉडल। ओके, अब इसका उत्तर आप देखें। आप यहां पर जब, क्योंकि मैंने ना अपने स्टूडेंट्स को ये जो आईसीटी वाला पोर्शन था, ये टेस्ट सीरीज वाले बच्चों को हैंड रिटन नोट्स, जो पेन टेब होता है ना लैपटॉप की तरह, उस तरीके से ये मैंने पेन टेब वाले फॉर्मेट पर टाइप लिख करके मैंने अपने जो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे थे उनको ये बुक जो है पढ़ने के लिए उसी टेस्ट सीरीज में शामिल ऑफर दिया था पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जब अपन जदीद मुंतज़मा मॉडल ओपन करते हैं तो इसमें एक लाइन देखो मैंने डायरेक्ट कर रखी है, यहाँ पे देखो, इनके बा माना ज़बानी इक्तिसाब, ये साफ लिखा हुआ है ज़बानी इक्तिसाब मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। हूबहू लाइन दोस्तों देखो, ये अपने हाथ से लिखी हुई मेरी लाइन से पेपर बनाई है। अब इससे बेहतर, यानी कि सबसे जो मुश्किल पार्ट है आईसीटी वाला, उसका भी कंटेंट अपनी लाइन से आप देखो, पेपर की लैंग्वेज बिल्कुल हूबहू, बा माना ज़बानी इक्तिसाबी, साफ लिखा हुआ है माना खेज ज़बानी इक्तिसाबी मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग की असास है। कौन सा मॉडल है? एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। हूबहू अपनी आईसीटी वाले पोर्शन में भी अपना कंटेंट जो है तगड़ा साबित हुआ है। तीसरा सवाल था दोस्तों आपके इसमें, जेल में हुसूल के तस्वुर या तश्कील तस्वुर से मुतालिक दो बयान है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट। इन सफ़ात की तलाश और फहरिस्त साजी जो मुख्तलिफ ज़मूरों की मिसाली नमूनों को गैर मिसाली नमूनों से अलग और नुमायाँ करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इसके लिए तलबा को यह तय करने की ज़रूरत होती है कि वो किस बुनियाद पर ज़ुमरे बनाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट, यहां पर आप मेरा कंटेंट देखें, ये अपना, अगर इसने, जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट मॉडल यानी कि तहसील तस्वुराती मॉडल की जो डेफिनेशन हमने यहां पर बिल्कुल आसान ज़बान में, मैंने उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में तीनों कंबाइन रूप में मैंने इसको समझाने का पूरा प्रयास किया था। इसको अगर जिसने समझा है तो उसके हिसाब से ये सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। अगला सवाल आता है, जेल में से कौन सा बाहमी ताउन पर मबनी इक्तिसाबी नजरिया के इल्मी फवाइद से नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर देखो, तालिब इल्म को उनके इक्तिसाब का जवाबदेह बनाना, ये तो है। आला दर्जे के गौर ख्वास की महारतों को पैदा करना, ये भी है। और मौजू के मवाद के बारे में गहरी समझ और बसीरत फराम कराना, ये भी है। तदरीस के इक्तिसाब को उस्ताद और मवाद मरकज बनाना, ये इसमें नहीं ऑप्शन होगा। तो इसमें सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके बाहमी ताउन पर मबनी, इस कंटेंट को आप अगर अपने कंटेंट से देखें, बाहमी ताउन से सीखना, यानी कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग वाला जो सबक था आपके यूनिट फर्स्ट का चौथा पॉइंट था, ये जो शिक्षण तदरीस और लर्निंग वाला, जो शिक्षण और लर्निंग वाला प्रोसेस था ना, जो सिलेबस आपके पेडागोजी में, उसमें से कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगी शिक्षण, इससे ये सवाल पूछा गया था। और इसके अंदर दोस्तों आपके देखो, मैंने एक सवाल भी दिया, आप पहले सवाल देख लो इसका। यहां पर एक सवाल देखो, किस तर्ज रसाई में तालिब इल्म अपने काम का न सिर्फ जिम्मेदार होता है बल्कि जवाबदेह भी होता है। पहली लाइन आपके ऑप्शन में आप चेक करो, पहली लाइन आपके ऑप्शन में आप चेक करो, फिर से देखो आप एक बार, ये पर्सन देखो, जवाबदेह बनाना, जवाबदेह बनाना, ये पहला पर्सन मैंने, हालांकि इसमें ऑप्शन थोड़े से घुमा फिरा करके चेंज कर दिए क्योंकि ये अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। पेडागोजी के अंदर हूबहू डिट्टो कंटेंट नहीं होता है, उसमें उस कंटेंट को अप्लाइड किया जाता है, यानी कि फैक्चुअल सवाल नहीं पूछे जाते हैं पेडागोजी के अंदर, यानी कि अनुभव या सीख के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आप खुद एक टीचर बन रहे हो तो आप टीचर के बेस पर आप स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार करोगे, क्या चीज़ें आप उनको अप्लाई करोगे, तो अप्लाइड के बेस पर आप उस कंटेंट को पकड़ सकते हैं। तो ये देखिएगा सवाल, आप ये हमारा पेपर नंबर 12 था, पेपर नंबर 12 का 51वां सवाल देखें, जवाबदेह बनाना किसमें? ताउनी तर्ज रसाई के अंदर। ठीक है, चलिए
सवाल नंबर 5 देखें आप, समई बसरी इमदादी अशिया इस्तेमाल करने के उसूलों, समई बसरी इमदादी अशिया इस्तेमाल करने के उसूलों के मुताबिक कसीर हिस्सी तहरीक, यानी कि जो मल्टीजन आपके मल्टीनेसरी आपके एक्टिवेशन के जरिए सीखने के अमल को आसान बनाने के लिए एक उस्ताद तलबा की हौसला अफजाई के लिए क्लासरूम में समई बसरी इमदादी अशिया का इस्तेमाल करता है, इक्तिसाबी अमल को सिमत फराहम करता है और फ़ाइल शिरकत की हौसला अफजाई करता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसके बेस पर, इन ऑप्शनों के बेस पर यहाँ पर तहरीक का उसूल कह सकते हैं अपन, उत्तेजना का सिद्धांत, यानी कि उन बच्चों को उत्तेजित किया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें देखते हैं 100%, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, 100% में इस पे उत्तेजित किया जाता है बच्चों को, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन और हैं, इंतखाब का उसूल, इख्तिलात का उसूल और एंटीथेसिस का उसूल। तो इसमें उत्तेजना के सिद्धांत पर अपन बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन। अगला सवाल देखें अपन, ये 5 सवाल थे आपके पेडागोजी से संबंधित, और अब 5 सवाल हैं आपके कंप्यूटर से संबंधित। पहला सवाल है आपके, दर्ज जेल में से कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की खुसूसियत है? तो इसमें से ये जो सी ऑप्शन है, ये मसनूआत से हम आहंग नुक्ता नज़र है, यानी कि ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड को अपनाता है, ये कौन? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा सवाल था, दर्ज झेल में से कौन सा निजाम के तस्वुर यानी कि प्रणाली उपागम, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम को नुमाया करता है? तो ये तकमीलियत का तस्वुर यानी कि मुकम्मल खात्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये ऑप्शन, जो ये सवाल देख रहे हैं आप, ये सिलेबस आपसे हटा दिया गया है, नए सिलेबस के अंदर जो सिस्टम अप्रोच वाला टॉपिक था ना आपके, प्रणाली उपागम वाला, वो सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर आता है, दर्ज झेल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों इसमें यूनिक्स जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वो ये आपके वर्ड प्रोसेसर है, सेपरेट शीट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये तो बिल्कुल आसान सवाल था। कंप्यूटर मुआवने आमोजिश यानी कि कंप्यूटर एसोसिएटेड आपके इंस्ट्रक्शन में ड्रिल और प्रैक्टिस मॉडल का बुनियादी मकसद क्या है? तो इसमें दोस्तों दोहराने के जरिए साबिका इक्तिसाबी तस्वुर को तक़वियत देना, यानी कि ज्ञान का सुदृढ़ीकरण होना। और आखिरी सवाल आपके, कंप्यूटर मुआवने तरीका यानी कि इक्तिसाब आपके कंप्यूटर एसोसिएटेड लर्निंग में असातिज़ा का क्या किरदार होता है? तो दोस्तों आसान सवाल था ये, उस्ताद का रोल वाला कंटेंट हमने अपने जो हैंड रिटन नोट्स में उसमें साफ दिया हुआ है, असातिज़ा बतौर सहूलियतकार और रहनुमा। ये दोस्तों आपके पूरे 150 सवालों की व्याख्या थी, और मुश्किल से 1 या 2 सवाल हमें ऐसे डाउट सेशन में डाले हैं हमने। अब आरपीसी उन सवालों को क्या सही आंसर मानती है, बाकी लगभग 146 या 47 सवाल का अपन ने टॉपिक वाइज विश्लेषण किया है, और ये बहुत मेहनत से मैंने आपके टॉपिक वाइज विश्लेषण बनाया है। आपको सच में ये वीडियो देखना नहीं है, इसको पूरी डिटेल में खुद को बारीकी से समझना है, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे जो 2026 में एग्जाम देंगे, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अब कंटेंट मेरे साथी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और भी असातिज़ा हैं, हम सबके शुक्रगुजार हैं, और उन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत करी अपने अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने अपने कोर्स प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लेकिन दोस्तों आप यहां पर पढ़ना तो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कम पढ़ें और बेहतर पढ़ें। अब आपको इससे ज्यादा क्या यकीन दिला सकता हूं कि टेस्ट सीरीज से ही आपके 50% से ज्यादा सवाल जो है फर्स्ट ग्रेड जैसे बड़े एग्जाम में अपनी मंजिल एकेडमी ने बाजी मार ली है। कंटेंट से तो सवाल कोई गलत ही नहीं जा रहा है, कंटेंट तो हमने प्रोवाइड करवा दिया है सारा, और वो भी स्मार्ट तरीके से, जहां से सवाल पुटअप होता है उसको डायरेक्ट करके समझाया जाता है, और टॉपिक वाइज टेस्ट दिया जाता है कोर्स के अंदर। तो अगर आप लोगों को 2026 में फर्स्ट ग्रेड में बम्पर वैकेंसी है, यानी कि ऐतिहासिक भर्ती है इस सरकार की फर्स्ट ग्रेड उर्दू के लिए, इससे बेहतर अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी। अगर आपको सच में उर्दू फर्स्ट ग्रेड के अंदर बेहतर नंबर लाने हैं, और कोई भी सवाल, आप एक भी सवाल की कोताही बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, और स्मार्ट तरीके से पढ़ना और याद करना चाहते हैं, तो मंजिल एकेडमी का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से आज ही ज्वाइन करें। कोर्स अभी मौजूद है, अभी रिकॉर्डेड कोर्स पूरा मौजूद है। इसी कोर्स में आपके अपडेट वर्जन डाला जाएगा, जिसमें जो सिलेबस चेंज हुआ उसको डाला जाएगा, और क्या चीज इस बार जो आरपीसी ने एग्जाम में नई चीज जो माने मीनिंग वाले पैटर्न को जो सवाल डाले हैं, 10-12 सवाल, जो उस पर कुछ क्लासेज अपने डाली जाएगी। बाकी लगभग सिलेबस वही रहना है, वही क्लासेज रहनी है, वही टेस्ट पेपर रहने हैं। तो आप आज ही उस कोर्स को ज्वाइन करें, उसमें अपडेट चीज बिल्कुल अपडेट कर दी जाएगी, और उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरी मेहनत आपको वास्तव में पसंद आई है तो आपसे दरख्वास्त है, छोटी सी सेशन को लाइक शेयर करें,
और दूसरे लोगों तक, अपने ग्रुप्स के साथी हैं उनको ये पहुंचाएं कि भाई जो आप तैयारी कर रहे हो, क्या इसके बेस पर इस तरीके से तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की जो 2026 का एग्जाम आ रहा है, या ऐसे ही बैठे बैठे हो। आप यकीन माने ये टेस्ट सीरीज हमने जब एग्जाम सेशन शुरू हुआ था उससे पहले बड़ी मेहनत करके बनाई थी, और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपके सामने है। तो आपको टॉपिक वाइज आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा सवाल, मैंने आपको ये उपलब्ध करवा दी है। आप इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें आपको निःशुल्क मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज, जय हिंद।